आप मुझे फ़ोन करके इस तरीके से कह रहे हैं आप पत्रकार मीडिया की ताकत नहीं जानते हैं। लगे धमकाने तो उन्होंने कहा भैया मीडिया की ताकत का क्या मतलब है, आप मीडिया की ताकत लेकर के गुंडागर्दी तो करेंगे नहीं। तो उसी समय मेरे भी दिल में आ गया कि जन समस्या आज अगर मैं भी पत्रकार होता तो शायद मुझे परेशान न करते। ऐसा नहीं है कि चोर चोर मौसेरा भाई नहीं है समझिएगा लेकिन मैंने सोचा कि इस समय से अब हमको भी पत्रकारिता करनी चाहिए। प्रेम हवस का रूप अपना लेता है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो माता, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हमने भाग करके शादी किया, प्रेम विवाह किया, भाग के नहीं किया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उस संगठन में सभी एक से एक हैं। मुझे एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सुरेश चंद्र पांडे जी हैं, तमाम हैं, पवन द्विवेदी जी हैं, भाई जगदीप गौतम जी हैं, डॉक्टर साहब मोहम्मद अनवर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सभी लोग एक से एक विद्वान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रवक्ता मीन्स सर बोलने वाला होता है, इसीलिए हमने पूछा। मैंने कहा मुझे वो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। कोई भी पदभार दे दिया जाए, वो किसी को भी दिया जा सकता है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 आवर्स न्यूज अम्बेडकर नगर। आज आप पहुँचे हैं जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील अंतर्गत बावली चौक पर और सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपना बहुत योगदान प्रदान किया है। सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब पिंटू पत्रकार जी। सबसे पहले हम 24x7 को देखने वाले सभी सम्मानित दर्शक साथियों को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ भाई पिंटू जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जनवरी का महीना, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 18 डिग्री का माहौल बना करके आपने यहाँ आकर के, इन्हें पता चला कि मैं यहाँ अम्बेडकर नगर में आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर SP चक्रवर्ती है, आप सभी पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। और आज अपने हृदय की कुछ बातें मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा, इनके सवालों का जवाब भी दूँगा। साथ ही साथ आप सभी से ये कामना करता हूँ कि अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, इन्हें प्यार दुलार अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। सर, हम सबसे पहले पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। तो आपने पढ़ाई कैसे किया सर? देखिए, पढ़ाई तो सभी के माता पिता करवाते हैं और हमारे भी माता पिता ने पढ़ाई में अपना योगदान, बड़ी गरीबी का माहौल था, बहुत हम ठीक ठाक मतलब अमीरी के परिवार से तो आए नहीं हैं, बहुत मध्यम परिवार से गरीबी को हमने बहुत करीब से देखा, अमीरी और गरीबी दोनों को हमने बड़ी करीब से देखा। अतरौलिया में हम रहने वाले हैं, आजमगढ़ जनपद का अतरौलिया है, जिसके पास एक गांव है जहां पर मेडिकल ये PGI बना हुआ है, मिनी PGI, यहीं के हम रहने वाले हैं। तो छितौनी प्राथमिक विद्यालय से हमने प्रारंभिक शिक्षा जो है शुरू की और छितौनी प्राथमिक विद्यालय से फिर जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया जो सरकारी विद्यालय है, इसके बाद फिर जनता जनार्दन इंटरमीडिएट विद्यापीठ लोहरा, नेवादा अम्बेडकर नगर सहित तमाम विद्यालयों में यूनिवर्सिटी तक हम गए और यूनिवर्सिटी तक जा कर के हमने शिक्षा अध्ययन किया, ग्रहण किया तमाम, जिसमें कई लोगों का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा आड़े आ जाती थी। जब भी हम पढ़ाई के लिए सोचते थे कि कोई उच्च शिक्षा, कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा लें, तो पैसा लगता था प्राइवेट विद्यालयों में, लेकिन उसमें तमाम ऐसे सामाजिक तौर पे कहा जाए या फिर कहा जाए कि समाज के वो भगवान हैं। मैं उन सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे शिक्षा दीक्षा में अपना योगदान प्रदान किया। मैंने स्नातक तक की पढ़ाई पूरा की, स्नातक के बाद भी मैंने जो है मेडिकल के क्षेत्र में कुछ डिग्रियां हासिल की हैं और अभी भी मेरी पढ़ाई चल भी रही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो वो शेरनी का दूध अभी तो पी रहा हूँ, अभी देखिए कहाँ तक शिक्षा जाती है। फिलहाल 30 साल मेरी उम्र हो चुकी है। आप 30 साल के हो चुके हैं, तो बचपन की कुछ यादें बताइए पढ़ाई को लेकर। बचपन में अगर आप पढ़ाई के समय की अगर यादें आप जानना पूछना चाहते हैं तो तमाम ऐसी बातें हैं। बचपन में तो आप जानते ही हैं कि गरीबी का माहौल था, गरीबी के माहौल में व्यक्ति किस तरीके से पढ़ता है और किस तरीके से शोषण भी होता है, जाति के आधार पे शोषण होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज हमें पढ़ने लिखने का ये अवसर प्राप्त हुआ है।
मैं आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, जब मैं पढ़ रहा था प्राइमरी विद्यालय में, छितौनी में मैं पढ़ रहा था, तो उस समय एक अध्यापक आई थी। और पिंटू जी, आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरी गणित और मेरा अंग्रेजी और गणित दोनों में मैं बहुत वीक था। तो एक दिन उन्होंने विद्यालय में कहा कि अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको गणित और अंग्रेजी नहीं आती है, वो ईमानदारी से खड़ा हो जाए। उस ज़माने में पिंटू जी ये हुआ करता था कि अगर कोई ये कह देता था कि साहब हमको फला चीज़ नहीं आता है, तो फील्ड में ले जाके अध्यापक लोग बल भर पीटते थे। लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं हो सकता है। लोगों ने सोचा कि हो सकता है मैडम जी मारना शुरू कर दें, गुरु जी मारना शुरू कर दें। लेकिन मैं एक ऐसा उस शख्स था, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा छात्र लड़का था कि पूरी क्लास में मैं अकेला खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मुझे गणित और अंग्रेजी नहीं आती है। बीना यादव नाम था उनका, और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाया, बैठाया, और बैठा करके फिर उन्होंने मेरा परिचय पूछा। मेरे बड़े भाई साहब को बुलाया, उन्होंने बताया कि आपके भाई इंग्लिश और मैथ में बड़े वीक हैं, लेकिन मैं इन्हें स्पेशल इसी क्लास में बैठा के पढ़ाऊँगी और इन्हें नवोदय विद्यालय के लिए मैं तैयार करूँगी। और आज जो भी मैं थोड़ा मोड़ा इंग्लिश गणित जानता हूँ, हिंदी की जहाँ तक बात है तो हिंदी तो मेरे बड़े भैया ने मुझे पढ़ने बचपन में ही 2री-3री क्लास में सिखाया था। लेकिन मैडम का, मैं गुरुजी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो भी गणित और अंग्रेजी आती है उन्हीं के बदौलत आती है। और मैंने हाई स्कूल इंटर जब पास किया, जब मैं परीक्षा देता था तो उनकी बड़ी याद आती थी और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट। तो ये घटना थी, ये कहानी थी प्राइमरी के विद्यालय में कि जब उन्होंने मुझे बिल्कुल शून्य से आज शिखर पर अगर मैं पहुंचा हूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने के दौर में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये एक मेरी घटना रही है। किस किस क्षेत्र में आप काम कर चुके हैं? जैसे आपने कहा कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किए हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई डिग्री है आपके पास सर? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ तक डिग्री की बात है तो मैंने बैचलर किया है, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में बैचलर किया है और अभी भी मेरी तैयारियाँ उसमें चल रही हैं। मैंने शुरुआती दौर में जब हम लोग अपने घर पे रहा करते थे तो तमाम ऐसी पुस्तकें आती थी जो स्वास्थ्य से संबंधित थी। डॉक्टर साहब मेरे चंद्रपति जी रिश्तेदार थे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी भाभी डॉक्टर हैं। हमारे पिताजी के नाना भी अपने ज़माने में वैद्य हुआ करते थे। तो तमाम नुस्खों को हम लोग देखते थे। तो उस समय लगभग बचपन में जब हम 7-8 साल के थे, तभी हमने एक किताब पढ़ा था जिसमें बिच्छू के इलाज का उसमें वर्णन था, जिक्र था। तो उस समय से हमने बिच्छू का इलाज करना शुरू कर दिया। तो हमारे गांव के लोग जाने, गांव के आसपास के लोग जाने, क्षेत्र के तमाम लोग जाने। और जब उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में अगर किसी को बिच्छू मारता था तो लोग हमारे घर पे लेके आते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बिच्छू और सांप दो चीज़ ऐसी है कि जिनके काटने से लोगों की मौत हो जाती है, क्यों ना इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ अध्ययन किया जाए। इसके बाद जब मैं इंटर पास किया तो इंटर पास करने के बाद मैंने CPMT का, आज तो नीट का एग्ज़ाम होता है, मैंने CPMT की परीक्षा दी। CPMT के बाद मैंने तैयारी की, मैंने सर्पदंश पर विशेष डिप्लोमा लिया और आज मैं स्नैक बाइट का इलाज कर रहा हूँ। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इस क्षेत्र में ऐसा कोई गाँव नहीं है जिस गाँव में मैंने सांप के मरीजों को ठीक ना किया हो। 2019 में कुछ ऐसे भी मरीजों को मैंने ठीक किया था, कहना तो नहीं चाहिए, जहाँ जो कि सरकारी अस्पताल से निकल करके, वो लोग जिला अस्पताल से निकल करके आए थे, उनको ठीक किया। उस समय दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान, कई समाचार पत्रों ने उसको बड़ी प्रमुखता से छापा भी था। तो सर्पदंश के क्षेत्र में मैंने इलाज किया। बाकी सभी रोगों का इलाज होता ही है, एक छोटी सी क्लिनिक है, छोटी सी क्लिनिक से क्या उपेक्षा कर सकते हैं। सर्पदंश का इलाज आप कैसे करते हैं? इंजेक्शन के द्वारा या झाड़ फूंक के द्वारा, कैसे आप करते हैं सर? देखिए, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, पहली बात तो मैं तांत्रिक नहीं हूँ। जब तांत्रिक नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है कि तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में मेरा कोई वो नहीं है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं ये कहूँगा कि अगर कभी भी सांप के काटने की समस्या अगर कभी होती है तो कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इससे जान जा सकती है। जब भी किसी को सांप काटे तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाए जहाँ पर एंटीवीनम या स्नैक एंटीवीनम यानी सांप के काटने पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो एंटीडोज होता है, वो उपलब्ध हो, वहाँ पर पहुँचें और इलाज कराएं। तो हम लोग उसी के माध्यम से इलाज करते हैं। एलोपैथ में एंटीवीनम है, इसके अलावा होम्योपैथ की कुछ दवाइयाँ हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की, सभी का कॉम्बिनेट करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसी के बदौलत आज हम लोगों को ठीक करते हैं।
इस समय आपके पास कौन कौन से इलाज आप कर रहे हैं सर? जैसे सर्पदंत के अलावा कौन कौन से मरीजों को आप देखते हैं सर? देखिए, अब तो मैं जहांगीरगंज में कम रहता हूँ, आप जानते ही हैं। मैं तो अब लखनऊ रहने लगा हूँ। लखनऊ में जिस हॉस्पिटल में मेड स्टार हॉस्पिटल में रहता हूँ, वहाँ पर न्यूरो की सर्जरी, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्जरी, बाकी ट्रामा के सभी केस, स्नैक बाइट वहाँ पे, बाकी जनरल सर्जरी में, गैस्ट्रो सर्जरी में सारी सर्जरियाँ होती हैं। बाकी सभी प्रकार के मरीज़ देखे जाते हैं। तो वहाँ पे तमाम डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टरों का पैनल है। मैं तो अभी वहाँ पर एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात हूँ। तो जो भी इमरजेंसी में मरीज़ आते हैं उनको हम लोग देखते हैं, और उनके साथ इसलिए हम हैं कि उसके जो एक तरीके से निदेशक कहा जाए, डायरेक्टर हैं डॉक्टर रियाज साहब चैरिटी करते हैं, लोगों का, कुछ लोगों का फ्री इलाज करते हैं। तो चैरिटी में हमारा बड़ा शुरू से मन लगता है कि लोगों की किस तरीके से सेवा की जाए, और वो भी सरकार से हट करके सेवा की जाए, इसीलिए मैं उनके साथ रह करके काम कर रहा हूँ। तो आपके आदर्श कौन कौन से हैं सर? कुछ बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक आदर्श की बात है तो चाहे कोई भी हो, कोई भी नौजवान हो, बालक हो, हर किसी के आदर्श माता पिता गुरु सबसे पहले होते हैं। माता पिता गुरु के साथ साथ जो साथी होते हैं, वो साथी जिन साथियों ने आपको बढ़ने में मदद किया है, साथ ही साथ जो गुरु के बाद भी तमाम ऐसे गुरु होते हैं। तो मेरे जो सदगुरु हैं, जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिन्हें निरंकारी बाबा, चूँकि आपको मैंने बताया नहीं, आपने पूछा भी नहीं, मैं बचपन में ही संत निरंकारी मिशन में जा कर के ब्रह्म ज्ञान लिया था मैंने। और इस समय सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। तो उनके आदर्श, उन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को मैं अपने जीवन में अपनाने का काम करता हूँ। वो मेरे आदर्श हैं। धर्म पर कितनी आस्था है सर आपको? धर्म पर आप विश्वास करते कि नहीं करते सर? देखिए, धर्म पर तो सभी को विश्वास करना चाहिए। धर्म इंसानों के ही द्वारा बनाए गए हैं, धर्म तो परमात्मा ने बनाया नहीं है। जहाँ तक मेरा मामला है, मेरा मानना है, धर्म जो है जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म अगर जहाँ पर इंसान से इंसान के बीच की दूरियों को समाप्त किया जाए, ह्यूमनिटी इज़ द मीन्स टू रिलीजन, यानी मानवता ही मानव का सच्चा धर्म है। जहाँ पर मानवता है, जहाँ पर इंसानियत है, वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर इंसानियत है उसी को धर्म कहते हैं। उसी पर मैं अकीदा रखता हूँ, उसी पर भरोसा, उसी पर मुझे विश्वास है कि इंसानियत है तो धर्म है। चाहे वो हिंदू है, चाहे इस्लाम हो, या सिख हो, या ईसाई हो। जहाँ पर आतंकवाद को मिटाने की बात कही जा रही हो, जहाँ पर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने का काम किया जा रहा हो, जहाँ मानव मूल्यों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा हो, सब असरफुले मखलूकात हैं, सबका दर्जा बराबर है, जहाँ पर इंसान को इंसान की दृष्टि से देखने का काम होता हो, वही धर्म मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। आप कवि भी हैं सर? हाँ, ये जी हाँ, मैं कवि हूँ। मैं लिखता हूँ, लोकगीत है, बिरहा है। लोकगीत बिरहा के जगत में मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तमाम। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक थोड़ा एक लाइन गुनगुना दीजिए। देखिए, गुनगुनाने की जहाँ तक बात है तो अंत में हो जाएगा। मैं तो कभी गाया तो नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ आप लिखते हैं? हाँ, लिखता हूँ, लेकिन तो आपके लिखे हुए गीत को किसके द्वारा जो गाया जाता है? कई गायक कलाकार हैं, जिसमें कुछ 2-4 लोगों का नाम आपको नाम बता देता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। प्रदीप यादव जी चंदौली जनपद से हैं। साथ ही बेचन विश्वकर्मा जी बिहार से, भभुआ मोहनिया बिहार से हैं। प्रेमलता जी भभुआ मोहनिया बिहार से हैं। नरसिंह भारती जी आपके आजमगढ़ से हैं। विवेक, ये क्या नाम है, एक रायपुरी, विनोद रायपुरी जी हैं, ये आपके जौनपुर वाराणसी के बीच, जौनपुर से हैं। तो तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन कलाकारों को हम लोगों ने लिख करके गीतें दिया है, जिसमें मैडम जी का भी हमारे बड़ा सहयोग रहता है। तो हम लोगों ने लिख के दिया, तो उन लोगों ने यूट्यूब पर जो है रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। यहाँ अम्बेडकर नगर में भी कई कलाकार हैं। भीमलाल यादव जी हैं, शंकर निषाद जी हैं, पिंटू यादव जी हैं। कई कलाकार हैं जिनको गीतें लिख करके दी गई हैं और उन लोग गाते हैं। आपने सर जिक्र किया एक निरंकारी मिशन के लिए, तो निरंकारी मिशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, निरंकारी मिशन तो कोई बहुत छोटी चीज़ तो नहीं है जिसके बारे में हम कुछ कह सकें। मेरी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि संत निरंकारी मिशन जो है, यह कोई धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। संत निरंकारी मिशन एक विचारधारा है जो आज केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे बुद्धिज्म कंट्री हो, या फिर वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सभी धर्मों के लोग संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। संत निरंकारी मिशन रूहानियत से इंसानियत तक के सफ़र का एक मिशन है। हर किसी को रूहानियत से जोड़ने के साथ साथ इंसानियत लोगों के बीच में, वसुधैव कुटुंबकम का आप जानते होंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारे भारत की, हमारे हिंदू की और सभी धर्मों की सबसे पुरानी सभ्यता
सभ्यता और संस्कृति रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी इस धरती पर बसने वाले जितने मानव प्राणी हैं सब का दर्जा बराबर है, सबको एक प्रभु परमात्मा ने बनाया है, यानी एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रभु की रचना सारी है। तो इसलिए ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो जिसने जिस परमात्मा ने हमें बना करके इस धरती पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, जिसके आधार पर सारे के सारे जीव जंतुओं के पालन पोषण हो रहे हैं, ऐसे परमात्मा को जानने और देखने के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। यही संत निरंकारी मिशन का संदेश है। आप सर शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, कभी भी हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं और आप पत्रकारिता भी करते हैं, तो पत्रकारिता क्या उद्देश्य है सर आपका? पत्रकारिता तो देखिए सिर्फ एक उद्देश्य था कि कहते हैं ना कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता, जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं जाती, जिनकी आवाज़ मंत्रियों तक नहीं जाती, जिनकी आवाज़ अधिकारियों तक नहीं जाती, जो जन समस्याएँ हैं, जन समस्याओं को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना ही मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो मैं लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को उठाने का काम करना कभी कभी मैंने ज़रूरी समझा। तमाम ऐसे लोग रहे जिनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता है, तो हमारे बहुत ही करीबी रहे डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब, बाबू ओंकार नाथ सिंह जी, भाई जगदीप गौतम जी, तमाम ऐसे साथी रहे जिनके सहयोग से मैंने सोचा कि इन लोगों के साथ मिल करके, ओंकार नाथ सिंह जी का एक संगठन भी है भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन, जिसके साथ मुझे जुड़ करके काम करने का अवसर मिला। तो मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की समस्याओं को उठाया जाए जो आज समाज में दबाए जाते हैं, जो आज समाज में कुचले जा रहे हैं, जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है, तो उनकी आवाज़ को उठाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक होड़ मची हुई है, सभी लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ने के प्रयास में एक दूसरे को कुचलते हुए जा रहे हैं। ऐसा तो कदम आप नहीं उठा रहे हैं ना सर? नहीं, देखिए मेरा तो मेरी जो रोजी रोटी है वो तो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, तो मेरी ये रोजी रोटी का तो पत्रकारिता मुझे पैसा नहीं कमाना है। मैंने आपको बताया कि केवल जन समस्याओं को उठाना है और साथ ही साथ पत्रकार साथियों के बीच में मिल करके बैठ करके एक सामंजस्य समन्वय बनाना है। हिमांशु त्रिपाठी जी देखिए कितना उन्होंने एकदम जीरो ग्राउंड से उन्होंने रिपोर्टिंग का काम शुरू किया, आज उनको पूरा क्षेत्र जानता है। भाई अनिमेश श्रीवास्तव जी हैं, उनको पूरा क्षेत्र जानता है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज पूरा क्षेत्र जानता है, तो उन लोगों को मैंने हमेशा बढ़ावा देने का काम किया है और उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का हमने प्रयास किया। मैं तो एक छोटा सा एक तरीके से सर जुड़े हैं आप पत्रकारिता क्षेत्र में? अब यूँ तो आप पूछ ही रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि वन क्लिक न्यूज़ चैनल जो देवरिया जनपद का है, वन क्लिक न्यूज़ से हमने शुरू किया था सन 2017 में। ये ऐसी क्या घटना घटित हुई जो कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आना पड़ा? घटना अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बार की बात थी, यहीं जहांगीरगंज में ही हम रहते थे और एक मित्र थे अब वो मित्र हैं, थे तो नहीं, अब मित्र हैं। वो कई लोगों के अस्पताल में, कई लोगों की दुकानों में गए, छोटी छोटी क्लिनिकें जो थी, और उन क्लिनिकों में गए जो कोविड के समय में भगवान का काम किए थे, जिन्होंने लोग झोला छाप भी कहते हैं। तो उन लोगों के यहाँ जाते थे तो उन लोगों को बड़ा परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। मेरे भी यहाँ घुस आए थे और मैं संजोग से नहीं था। उसी के 2 दिन पहले मेरे बिटिया का जन्म हुआ था और मैं लेकर के घर गया था। मैडम भी नहीं थी और कोई नहीं था, स्टाफ के लोग थे। ऐसे ही जैसे आज आप बाइट लेकर के आए हैं, तो भी बाइट लेकर के आ गए थे। तो आए, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं डॉक्टर साहब। लोगों ने कहा कि उनके घर पे बिटिया का जन्म हुआ है, तो घर पे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा मैं CMO ऑफिस से बोल रहा हूँ। जब उन्होंने कहा CMO ऑफिस से बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं नया था, मैं भी डर गया। इसके बाद फिर बार बार फ़ोन करने लगे, कहे आ करके मैनेज कर लीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। कहना तो नहीं चाहिए ऑन कैमरा, आपका कैमरा चल रहा है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, नहीं कहना चाहिए। तो मुझे तमाम तरीके से परेशान करने लगे। इसके बाद मैं CMO ऑफिस चला गया। CMO ऑफिस चला गया। मैंने उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया था BHMS की डिग्री पे, एक डॉक्टर साहब थे, उनकी डिग्री पर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वहाँ जा कर के मैंने दिखाया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ से कोई टीम मेरे हॉस्पिटल गई थी।
तो उन लोगों ने कहा नहीं भैया कोई टीम तो नहीं गई थी। इसके बाद हम मेडिकल कॉलेज चले गए, एक डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने जा कर के कहा, तो उन्होंने जब बात किया तो पता चला कि मैं फला बोल रहा हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, इनसे डॉक्टर साहब से कहिए आकर के मिल लें। आप मुझे फ़ोन करके इस तरीके से कह रहे हैं, आप पत्रकार मीडिया की ताकत नहीं जानते हैं। लगे धमकाने, तो उन्होंने कहा भैया मीडिया की ताकत का क्या मतलब है, आप मीडिया की ताकत ले करके गुंडागर्दी तो करेंगे नहीं। तो उसी समय मेरे भी दिल में आ गया कि जन समस्या आज अगर मैं भी पत्रकार होता तो शायद मुझे परेशान न करते। ऐसा नहीं है कि चोर चोर मौसेरा भाई नहीं है समझिएगा, लेकिन मैंने सोचा कि इस समय से अब हमको भी पत्रकारिता करनी चाहिए। सोचिए एक ऐसे शख्स जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए, लेकिन उनको पत्रकारिता में आना पड़ा जन समस्या को लेकर के, जो एक पत्रकार के द्वारा इनके क्लिनिक पर आया जाता है और धमकाया जाता है, झूठे झूठे वादे किए जाते हैं सिर्फ इसके चक्कर में, जो कि स्वास्थ्य से निकल करके उन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन किया। सोचिए कितनी शर्म की बात है, आज के डेट में लोग इसके चक्कर में स्वास्थ्य से पत्रकार को बना दे रहे हैं। तो आज के पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? सभी पत्रकार साथियों को मैं तो देखिए, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूं और मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी मिल कर के जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो जन समस्याएँ हैं, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाया जाए। साथ ही साथ उन लोगों की भावनाओं को, उन लोगों के टैलेंट को उभारने का काम किया जाए जिन लोगों को कोई नहीं जानता। अगर ऐसा काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता के जगत में आप उभरते हुए एक सितारे के रूप में हैं। जैसे मैंने देखा है तमाम एपिसोड बना करके भाई साहब हिमांशु त्रिपाठी जी दिखाते हैं, आप भी दिखाते हैं, आपको मैंने आपके चैनल को मैंने देखा, आपके वीडियो को मैंने देखा, आप भी जगह जगह जा कर के सड़क की समस्याएँ, रोड की समस्याएँ, पानी की समस्याएँ दिखाते हैं। ये सारी समस्याएँ दिखाई जाए, इसी पर काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। सर डॉक्टर साहब, अच्छा शादी को लेकर के कुछ हो जाए, अब शादी को लेके क्या जानना चाहते हैं? शादी जैसे शादी आपकी हुई उसके पहले कुछ प्रेम प्रसंग हुआ था कि नहीं हुआ था सर? देखिए प्रेम प्रसंग के ही माध्यम से तो शादी हुई है। हाँ। आप शायद जानते हैं। आप लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज किए हैं। अच्छा। प्रेम विवाह किए हैं जी। क्या तो जानना? कैसे शुरुआत हुई, कुछ बताएंगे आप? शुरुआत का मतलब हम दोनों लोग एक साथ पढ़ाई करते थे। आप तो जानते ही हैं, लगता है आप अनुभवी भी होंगे लेकिन शिक्षा से ही हम लोगों का जो है मिलना जुलना शुरू हुआ था। बाद में हम लोगों को लगा कि हम दोनों का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र एक ही है, दोनों लोग एक ही क्षेत्र में जो है सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा करने के लिए मुझे तो मैंने यही सोचा कि हो सकता है अगर मेरी शादी किसी अनजान लड़की से अगर हो जाती है तो हो सकता है जो परोपकार की भावना मेरे दिल दिमाग में है, हो सकता है उसके अंदर ना हो, लूटपाट की भावना हो। तो हमने सोचा, मैडम जी जो हमारे साथ इस समय हैं, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, आपका विचार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मिल करके हम लोग परोपकार का काम करते हैं। तो एक तरीके से शादी विवाह जो है एक बंधन तो रहा कि एक तरीके से हम लोग एक बंधन में तो बंधे, लेकिन शादी करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों की सेवा था, लोगों की भलाई थी। और मेरी आज भी लोगों की सेवा, लोगों की भलाई करने में मैडम पूरा सहयोग करती हैं, पूरा साथ देती हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहता हूँ। शादी के पहले प्यार हुआ, उसके बाद आपकी शादी हुई। तो आज के नवयुवक देख रहे हैं शादी तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि एक तो दिल्ली में घटना हुई, 35 टुकड़े कर दिया गया, और अनेकों घटनाएं होती रहती हैं आज के नवयुवक जो करते रहते हैं। तो क्या आपको गांधर्व विवाह बहुत अच्छा लगा क्या सर? नहीं, देखिए जहाँ तक ये 35 टुकड़े की बातें हैं तो जाहिर सी बात है कि जब तक प्रेम में पवित्रता है पिंटू जी, तब तक तो टुकड़े होने का कहीं कोई सवाल नहीं होता है। जब प्रेम हवस का रूप अपना लेता है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो माता, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हमने भाग करके शादी किया, प्रेम विवाह किया, भाग के नहीं किया है, माता पिता की रजामंदी से किया है, बड़े भाई की रजामंदी, भाभी की रजामंदी, सबकी रजामंदी से किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शादी से पहले ही वो सारे काम कर डालें, जो कुछ बाकी भी रहना चाहिए। बाकी दर्शक समझदार हैं, है ना। तो पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है जी। धर्म में आप सर कितना विश्वास करते हैं, किस धर्म को मानते हैं आप?
धर्म तो आप पूछ ही चुके हैं। मैंने तो आपको बताया कि जहाँ पर इंसानियत है वही धर्म है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन इस्लाम, सिख, ईसाई सभी का बहुत सम्मान करते हैं। तमाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है। उन धार्मिक ग्रंथों के आधार पे मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकता। कौन कौन से ग्रंथ सर पढ़ चुके हैं आप? ग्रंथ की जहाँ तक बात है तो हमारे पिताजी पहले से धार्मिक ग्रंथों के बड़े अध्ययन करने वाले थे। तो हमारे घर में ऋग्वेद पढ़ा हुआ था, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, पुराना हिंदी टीका जो श्री रामचरितमानस था वो भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ कुछ उपनिषद हमने पढ़ा हिंदू धर्म के। इसके अलावा जब हमने सोचा कि हमको हिंदू धर्म से बाहर निकल करके कुछ धर्मों का अध्ययन करना चाहिए, तो हमने कुरान शरीफ पहले मंगाया, हिंदी टीका मंगाया। फिर बाद में हमको एक मौलवी साहब मिले, उर्दू पढ़ना सिखाए, उर्दू में हमने पढ़ा। कुछ अरबियों को भी हमने जो है सीखा, अरबी भी पढ़ा। बाद में बाइबल हमको मिली, हिंदी इंग्लिश दोनों की, बाइबल को पढ़ा। इसके बाद बौद्ध के साथियों से मुलाकात हुई। त्रिपिटक तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बहुजन समाज की तमाम पुस्तकों का हमने अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब को हमने पढ़ा। बाकी तमाम बहुजन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा। पेरियार ललाई सिंह यादव की सच्ची रामायण को भी हमने पढ़ा। तुलसीदास जी के भी रामायण को पढ़ा, वाल्मीकि जी के भी रामायण को पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, तमाम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हुआ है। तो इतना आपने किताबों का अध्ययन किया, तो सबसे सुपर किताब कौन सी आपको लगी सर? देखिए, जहाँ तक सुपर किताब की बात है तो सुपर किताब तो सभी होती हैं। अब बात ये नहीं है कि किताब सुपर कौन सी है, बात ये है कि कौन से किताब की बात आपके जहन में उतर गई और उस किताब, उस पुस्तक की बात को आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया। जिन भी पुस्तकों में ऐसी चीज़ें लिखी गई कि आपको परोपकार करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी रही जो मेरे जीवन में उतर गई। जैसे तमाम जगहों पर लिखी गई कि जो सेवा भाव है, सेवा करो, एक हाथ से करो दूसरा हाथ न जाने। कुरान शरीफ में भी ये लिखा गया कि अगर किसी को कुछ आप देते हो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ा तो जीवन में उतर गया। तो ये सारी किताबें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, ये सारे ग्रंथ मेरे लिए पूजनीय हैं, आदर्श हैं। आप लोगों ने सुना डॉक्टर साहब लगभग कितनी उम्र आप बता चुके? 30 वर्ष। हमारे एज के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत से किताबों को, उपनिषद, रामायण और पुराण और कुरान का भी अध्ययन किया, जो कि उन्होंने हमें बताया भी। इतने 30 वर्ष के उम्र में इतने किताबों का अध्ययन कर चुके हैं और अपना स्वास्थ्य केंद्र भी चलाते हैं। और उन्होंने बताया कैसे हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। और उनसे कुछ आज के युवाओं के विषय में हम जानकारी लेंगे। सर, आज के युवाओं को आप बेरोजगारी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये सभी युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी हमारे जो देश की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी की ही वजह से सारी समस्या है। तो बचपन में जब आप पढ़ाई करें तो इंटर तक तो बड़ी मुस्तैदी के साथ सिर्फ पढ़ाई करें। इंटर के बाद कोई न कोई तालीम हासिल कर ले, या तो कोई काम आप सीख लीजिए जिससे आपके माता पिता का जो आपके ऊपर लोड है वो लोड कम हो जाए, यानी आप अपना खर्च देख सकें। इंटर के बाद कोई आप डिग्री कर लें, डिप्लोमा कर लें, या आगे का जो भी आपकी रणनीति है उस रणनीति को आप बड़े आराम से तब आप मैनेज कर ले जाएंगे। सबसे मेन ज़रूरी होता है पैसा, गरीबी। तो गरीबी आपकी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप कोई उच्च शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो सभी नौजवानों से हम ये कहना चाहते हैं कि नशा से बचें, व्यसन से बचें, जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से बचें और उन कुरीतियों से बच करके अपनी संगत को बेहतर बनाएं और बेहतर संगत में बेहतर अनुशासन लाएं, बेहतर माहौल लाएं। तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर आपके जीवन में निखार आएगा, परिवर्तन आएगा। और सर, आपने अभी एक बात जिक्र किया, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन की आप प्रवक्ता भी हैं, जो कि प्रवक्ता मीन्स बोलने वाला होता है। क्या उस संगठन में सबसे अच्छे आप ही बोलने वाले हैं? क्या सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस संगठन में सभी एक से एक हैं। मुझे एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सुरेश चंद्र पांडे जी हैं,
तमाम हैं, पवन द्विवेदी जी हैं, भाई जगदीप गौतम जी हैं, डॉक्टर साहब मोहम्मद अनवर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग एक से एक विद्वान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रवक्ता मीन्स सर बोलने वाला होता है, इसीलिए हमने पूछा। मैंने कहा मुझे वो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। कोई भी पदभार दे दिया जाए, वो किसी को भी दिया जा सकता है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। बस दिया।